Yes, good morning students. Welcome back to my YouTube channel, The Beauty of Physics. This is Manoj Aneja and today we are going to start the first chapter of Physics class 9. It is chapter number 8 in the textbook. स्टूडेंट मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था सिलेबस का कि साइंस सिलेबस 9th क्लास में कितने चैप्टर्स हैं, कितनी यूनिट्स हैं, किसकी क्या वेटेज है। मैंने इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो पहले आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए ताकि आपको ये नॉलेज हो सके कि कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की है और किस टॉपिक से कितना आता है आपको। तो वो वीडियो आप जरूर देखिए। आज स्टार्ट करते हैं हम सिलेबस ऑफ क्लास 9 फिजिक्स पार्ट, चैप्टर नंबर 8 मोशन। मैंने डिस्कस किया है उसी वीडियो में जहां मैंने इंट्रोडक्शन दिया था सिलेबस का। मैं फिर बता रहा हूं, अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर देखिए। 9th क्लास में हम मैकेनिक्स ब्रांच पढ़ेंगे, फिजिक्स की मैकेनिक्स ब्रांच। स्टूडेंट्स अब आप 9th क्लास में आ रहे हैं और आपने देखा होगा मोस्टली स्कूल्स में, मोस्टली 90% स्कूल्स में जो सीनियर सेकेंडरी के स्कूल्स हैं, अब आपके 3 सेपरेट टीचर्स आने लग गए होंगे। फिजिक्स के लिए अलग टीचर आएंगे, केमिस्ट्री के लिए अलग और बायोलॉजी के लिए अलग। 8th क्लास तक जो साइंस एक ही टीचर पढ़ाता था, अब 9th क्लास में 3 टीचर्स आएंगे। फिजिक्स के लिए स्पेशल फिजिक्स एक्सपर्ट आएगा, केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री एक्सपर्ट, बायोलॉजी के लिए बायोलॉजी एक्सपर्ट। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि 9th क्लास है ना, जो 9th क्लास वो 11th क्लास की फाउंडेशन है। 9th क्लास का सिलेबस, अगर आपने 9th क्लास का सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से कवर अप कर लिया ना, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ स्पेशली, तो आपको 11th में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। सेम केमिस्ट्री में आपने अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लियर कर लिया, 10th में तो आया होगा ही होगा बेनिफिट। 11th के लिए भी बिल्कुल बेस्ट। 9th और 11th का सिलेबस को रिलेटेड है, पर 10th और 12th का फिजिक्स पार्ट सॉरी, इसलिए भी 3 सेपरेट टीचर्स आने लगे हैं क्योंकि अब आपको बहुत डिटेल में पढ़ाना है हर एक ब्रांच को, इसलिए आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। तो 9th में हमें फिजिक्स में कौन सी ब्रांच पढ़नी है? फिजिक्स की कौन सी ब्रांच? मैकेनिक्स ब्रांच। मैकेनिक्स, इसमें क्या स्टडी करते हैं हम? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। इस ब्रांच में हम मोशन की स्टडी करते हैं और मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की मोशन की स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स आगे फर्दर क्लासिफाइड है काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स, ये डेफिनेशन आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगी। बहुत सारा कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो जरूरी नहीं हर लाइन किताब में लिखी हुई हो। बहुत सारे कॉन्सेप्ट टीचर अपने एक्सपीरियंस से भी देते हैं। ओके, तो वीडियो के एंड तक जरूर बनेगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखिए, फिर उससे आपका जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको, इसलिए बिल्कुल स्किप मत करके देखिए। काइनेमेटिक्स, और बिल्कुल ध्यान से वीडियो को सुनते रहिए, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक वर्ड आपका क्लियर होगा। काइनेमेटिक्स ये मैकेनिक्स की वो ब्रांच है। मैकेनिक्स क्या था? जिसमें मोशन की स्टडी कर रहे थे ऑब्जेक्ट्स की, इसमें भी हम मोशन की स्टडी करते हैं, ये है तो मैकेनिक्स की ब्रांच ही। विदाउट टेकिंग द कोज विच प्रोड्यूसेस मोशन, कोज को कंसिडर किए बिना जो मोशन को प्रोड्यूस करता है। मोशन को कौन प्रोड्यूस करता है? आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, सपोज आप प्लेग्राउंड में हो और एक फुटबॉल रखी हुई है, क्या वो अपने आप चल सकती है? क्या उसमें मोशन प्रोड्यूस हो सकती है अपने आप? नहीं। कैसे प्रोड्यूस होगी? आपको उसे किक करना पड़ेगा, थोड़ा सा हैवीली, बिल्कुल उसे टच करते नहीं चलेगी। ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि एक अनबैलेंस्ड फोर्स होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स। नेक्स्ट चैप्टर आई विल डिस्कस। तो कोज ऑफ मोशन इज अनबैलेंस्ड फोर्स। तो आपको मोशन को प्रोड्यूस करना है तो क्या लगाना पड़ेगा? अनबैलेंस्ड फोर्स। दैट इज द कोज ऑफ मोशन, दैट इज द कोज ऑफ मोशन, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो काइनेमेटिक्स है किसकी ब्रांच? मैकेनिक्स की। हम मोशन की स्टडी करेंगे ऑब्जेक्ट्स की विदाउट टेकिंग द कोज, कोज को कंसिडर किए बिना। जबकि कोज हमेशा मोशन प्रोड्यूस करता है, बट हम यहां उसको कंसिडर नहीं करेंगे, यहां उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे।
और डायनामिक्स में क्या होता है, अगेन वी स्टडी मोशन, क्योंकि ब्रांच तो किसकी है, मैकेनिक्स की। वी स्टडी मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स बाय कंसीडरिंग द कोज। इसमें जो कोज होता है उसको हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे मैं कोज को कैलकुलेट नहीं करना है, कितना फोर्स लगा, डायरेक्ट हम मोशन की स्टडी करेंगे। और यहाँ मोशन की स्टडी करेंगे बाय कंसीडरिंग द कोज। अब जो चैप्टर 8 है हमारा, चैप्टर 8 मोशन, उसमें अगर लास्ट में टॉपिक छोड़ दो, लास्ट टॉपिक, तो ये सारे मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स कौन से रिलेटेड है, काइनेमेटिक्स से। कहां से रिलेटेड है, काइनेमेटिक्स से मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अब कहते हैं मैं आपके एनसीईआरटी का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के फर्स्ट 2 पेजेस करवा रहा हूँ। एनसीईआरटी का रीडिंग लेनी है आपको, जो टीचर क्लास में करवाएगा, पर अभी आप वीडियो को जरूर ध्यान से सुनिए। वीडियो का हर एक कॉन्सेप्ट कि एनसीईआरटी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो टेक्स्ट में दिए होंगे सारे यहाँ कवर कर दूंगा। और जब आप क्लास में टीचर्स करवाएंगे रीडिंग आपकी क्लास में हो जाएगी। क्लास में टीचर रीडिंग करवाते हैं टेक्स्ट बुक की, रीडिंग आपके वहां हो जाएगी। बट यहाँ पर वीडियो बिल्कुल लास्ट तक दिखनी है, और जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा क्वेश्चन सोल्व करने हैं। फिजिक्स के लिए आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने आने चाहिए। अब चलता हूं मैं डेफिनेशन पर। रेस्ट, कुछ ऐसे एक वीडियो में पहले ही बना चुका हूं, पर क्योंकि वो काफी टाइम पहले बना था इसलिए हम स्टार्टिंग से ही करवा रहा हूं दोबारा से। रेस्ट, रेस्ट पर किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को कहते हैं रेस्ट पर। सपोज एक ट्री है, and you are standing on the road। आप क्या कहोगे ट्री को, आप पेड़ को क्या कहोगे, आप कहोगे ट्री इज एट रेस्ट। आप कहोगे ट्री रुका हुआ है। फिजिक्स में कहते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट, क्योंकि दो स्टेट होते हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। आप क्यों कहोगे इस ट्री को रेस्ट पर, क्योंकि ट्री की पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। अगर ट्री आपके पास आ रहा होता है किसी तरीके से, आंधी तूफान आ गया और ट्री उखड़ कर आपके पास आने लगा, आप क्या कहोगे ट्री मोशन में आ गया। आपसे दूर जाने लगा तब भी आप कहोगे ट्री मोशन में आ गया। अभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सेम नॉर्मल कंडीशन। आप कब कहते हो किसी ऑब्जेक्ट को, आप ट्री को कब कहोगे आपके पास आ रहा है, अगर उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, या तो आपके पास आ रहा है या आप आपसे दूर जा रहे हैं। तो जब उसकी पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ, तब हम कहते हैं इट इज एट। जब उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तब तो है वो मोशन में, और जब पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो उसे कहते हैं रेस्ट पर। जहां इसकी पोजीशन ये ना इसके पास आ रहा है ना इससे दूर जा रहा है, तो मैं क्या कहूंगा ट्री इज एट रेस्ट फॉर दिस पर्सन। ट्रीज के लिए रेस्ट होगी, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो रेस्ट मतलब विद टाइम, टाइम के साथ नहीं। अब मैं स्टॉप वॉच स्टार्ट की, स्टॉप वॉच 0 सेकंड पर जहां है, 1 सेकंड पर भी वही है, 2 पर भी वही है, 3 पर भी वही है, एवरी टाइम इट इज देयर, so it is at rest। अब मोशन, suppose एक बस है, suppose there is a bus which is moving towards the tree, which is moving towards the tree। अब if another person is inside the bus, अगर कोई और आदमी है वो बस के अंदर है, तो वो क्या ऑब्जर्व करेगा। आप इस चीज का एक्सपीरियंस कर सकते हो, जब भी आप किसी व्हीकल में बैठे हो उसकी विंडो सीट पर बैठ कर ऑब्जर्व करना, आपको लगेगा ट्रीज आपकी तरफ भागते हुए आ रही है, तो ये क्या ऑब्जर्व करेगा कि ट्री इसकी तरफ भागता हुआ आ रहा है। ठीक है ना, ट्री चल रहा है, ना ट्री इज इन मोशन। क्यों, क्योंकि इसकी पोजीशन, इट्स पोजीशन इज चेंजिंग विद टाइम। इसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, किसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। अगर इसने स्टॉप को स्टार्ट की, अगर अभी इतनी दूर है तो 1 सेकंड के बाद और आगे मिलेगा, इसे और आगे मिलेगा, और एक्चुअल में ट्री मूव नहीं कर रहा, मूव तो ये कर रहा है, बट इसे क्या लगेगा, ट्री इज मूविंग। इसे क्या लगेगा, ट्री इज मूविंग पोजीशन, तो दिस ट्री इज इन मोशन फॉर दिस ऑब्जेक्ट। तो यही तो मोशन में कब कहते हैं, मोशन में जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही हो टाइम के साथ। तो यही ट्री
इसके लिए तो है रेस्ट पर और इसके लिए है मोशन पर। तो यहां से कॉन्सेप्ट आता है आपका रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। रेस्ट और मोशन क्या दोनों रिलेटिव है। रेस्ट और मोशन क्या दोनों रिलेटिव है। ओके, आई होप यहां तक क्लियर हो गया है। मैं कह रहा हूं फिजिक्स का इतने एडवांस कॉन्सेप्ट्स बनवा दूंगा आपके, बस वीडियो को कंप्लीट देखना है आपको। और आप ये कहोगे फिजिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट फिजिक्स है और सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फिजिक्स है। तो रेस्ट और मोशन रिलेटिव में है। अब इस दुनिया में ना, इस दुनिया में आप किसी को ये नहीं कह सकते ये एब्सोल्यूट रेस्ट पर है या एब्सोल्यूट मोशन में। वही ऑब्जेक्ट किसी के लिए रेस्ट पर होगा और किसी के लिए मोशन पर। तो हम एक आंसर नहीं कर सकते ये रेस्ट पर है या मोशन में। ये रेस्ट में भी है किसी के लिए, ये मोशन में भी है। एब्सोल्यूट रेस्ट इज नेवर डिफाइंड। रेस्ट एंड मोशन ऑलवेज रिलेटिव। एब्सोल्यूट नहीं होता, एब्सोल्यूट होता पक्का। पक्का ये रेस्ट पर है, पक्का ये मोशन में। ये डिफाइन नहीं है, ये डिफाइन नहीं है। अब चैप्टर का नाम क्या है? मोशन। चैप्टर का नाम क्या है? मोशन। रेस्ट की हमें स्टडी नहीं करनी है, हमें स्टडी करनी है जब ऑब्जेक्ट इसमें आ गया है मोशन में। जब ऑब्जेक्ट इसमें आ गया है मोशन में है। अब मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए ना, मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर यू आर स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास, तो आप स्टडी करने के लिए ना कि आप कैसे स्टूडेंट हो, आपकी टेस्ट करने के लिए आपका डिसिप्लिन देखा जाता है। कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो चेक किए जाते हैं और आपके वो रिपोर्ट कार्ड में लिखे जाते हैं। मोरल वैल्यूज में ऐसा था, डिसिप्लिन में ऐसा था, इंटेलिजेंस फैक्टर तो हम मार्क्स से चेक करते हैं, जो मार्क्स और ग्रेड्स और मार्क्स। अब तो सीसी खत्म, अब तो मार्क्स आते हैं आपके। डिसिप्लिन में कैसा था, मोरल वैल्यूज में कैसा था, एथिक्स क्या थे, वो सारे पैरामीटर है जिससे हम जज स्टडी करते हैं। ऐसी मोशन की जब हमें स्टडी करनी है, अब हमें पढ़ना कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो मोशन को डिस्क्राइब करती हैं, पूरी मोशन को एक्सप्लेन करती हैं कि मोशन किस टाइप की है, मोशन की नेचर क्या है। जैसे आपकी वो पैरामीटर ये बता देते हैं कि बच्चा कैसा है। हो सकता है कोई बच्चा इंटेलिजेंसी फैक्टर में कम हो, मार्क्स कम, पर डिसिप्लिन में A+ मिल रहा हो, इसका मतलब डिसिप्लिन तो बहुत है। तो हमें वो नेचर ऑफ द स्टूडेंट बताएगी। इसी तरह कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो हमें नेचर ऑफ द मोशन बताएंगे, मोशन किस टाइप की है। तो फर्स्ट वन क्या है हमारी? डिस्टेंस। फर्स्ट क्या है हमारी? डिस्टेंस। और इसी के पैरेलल में एक टर्म आती है डिस्प्लेसमेंट। इसी के पैरेलल में एक टर्म आती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस की डेफिनेशन है टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन। तो मोशन वाले ऑब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसने कितना टोटल पाथ कवर करा, पाथ लेंथ, उस पाथ की कितनी लेंथ थी टोटल। एक एग्जांपल लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, उसने O से स्टार्ट किया, वो A पर पहुंच गया। सपोज दिस इज 60, E पर जाकर उसने डायरेक्शन को रिवर्स किया और वो मिड पॉइंट पर आ गया। मिड पॉइंट क्या है? मैंने तो ये 30 हो गया, वापस यहां पर हो गया। डिस्टेंस कितनी हुई? डिस्टेंस का मतलब है टोटल पाथ लेंथ कवर्ड। टोटल पाथ लेंथ कितनी हुई? जाने का रास्ता 60 प्लस ये कितना आने का, ये कितना 30। तो टोटल पाथ लेंथ कितना हो गया? डिस्टेंस इज टोटल पाथ लेंथ 60 प्लस 30। डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। जहां से चला था और जहां रुक गया जाकर, उनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को मेजर कर दो। कहां से चला था? वो से। कहां रुक गया? लास्ट जगह कर दी। इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस।
ये मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट है, कोई भी दो पॉइंट्स हैं आपके, उनके बीच में शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस होता है? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। तो ये O और B ये डिस्टेंस हुआ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये कितना है? 30। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 30 मीटर। कितना हो गया? 30 मीटर। ओके, तो ये हमने एक छोटा सा एग्जांपल किया, डेफिनेशन हमारे यहाँ क्लियर हो गया। टोटल पाथ लेंथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड। एक एग्जांपल और लेता हूं, जिसके बाद मैं आपको फिजिकल क्वांटिटीज की एक क्लासिफिकेशन होती है, एक होते हैं स्केलर्स और एक होते हैं वेक्टर्स, वो इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। क्या होता है? एक होता है स्केलर्स, SCALAR, एक होता है वेक्टर्स। अभी इंट्रोड्यूस करूंगा, पहले एक एग्जांपल लो। आप ए से चले बी की तरफ 40 मीटर, 4 मीटर। बी से आपने राइट एंगल में टर्न लिया सी पर 3 मीटर। डिस्टेंस, टोटल पाथ लेंथ की टोटल पाथ 4 + 3। डिस्टेंस इज हाउ मच? डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा रास्ता इनिशियल और फाइनल के बीच का। ये इनिशियल है, ये फाइनल है। और बताया आपको सबसे छोटा रास्ता दो पॉइंट्स के बीच में क्या होता है? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। कौन सा होता है? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। इसका मतलब मुझे ऐसे जाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में, मुझे इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तब मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगा। ये राइट ट्रायंगल बन गई है। अब आप 9th में आ गए, 8th में पाइथागोरस पढ़ा है आपने। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये सोल्व करके आप कर लीजिएगा, आई होप इतना हो जाएगा। 25 आएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आएगा। और डिस्टेंस है ±5 लेना नहीं है, नेगेटिव होती नहीं डिस्टेंस, तो 5 आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 5। कितना आ गया? 5। ठीक है। यहां क्योंकि अब मैं आपका साथ साथ क्वेश्चन भी कवर कर रहा हूं, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये बहुत बार पूछा जाता है 9th क्लास के एग्जाम्स में। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंसेस बताइए। क्या पता नहीं है? फर्स्ट तो हमने लिख लिया था, पहला तो डेफिनेशन ही लिख लीजिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये क्या है? ओह सॉरी, उल्टा लिख दिया है। यहाँ डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस के लिखिए टोटल पाथ लेंथ। ये क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फर्स्ट, सेकंड, डिस्टेंस में कोई डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती। डिस्टेंस में तो आप टोटल पाथ कवर करते हो, जिस पाथ के लिए ऑब्जेक्ट गया था आपको उसी के लिए मूव करना पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट में बता रहा हूँ शॉर्टेस्ट इनिशियल और फाइनल के बीच में। आपको पता है इनिशियल और फाइनल के सबसे छोटा रास्ता कौन सा होता है? स्ट्रेट लाइन वाला रास्ता। कौन सा होता है? तो अब एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में चलना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट के लिए। मुझे इस डायरेक्शन में चलना पड़ा, मैं अगर ऐसे चलता ना, ऐसे, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, क्योंकि मुझे सबसे छोटे रास्ते के लॉन्ग चलना है। मुझे वो दिशा चुननी है जहां मेरा डिस्टेंस सबसे छोटा होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो मेरी स्पेसिफाइड डायरेक्शन है, तब मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो डेफिनेशन ही वही है। तो इट हैज डायरेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट हैज डायरेक्शन, बट डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं है। तो जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती वो स्केलर होते हैं। क्या होते हैं? और जिनकी डायरेक्शन होती है वो वेक्टर होते हैं। तो डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं थी तो स्केलर, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन थी तो दो डिफरेंस आ गए हमारे। थर्ड, यहां देखिए आप, मुझे ये बताइए, अगर जो ऑब्जेक्ट यहां बी पर रुक गया था वो वापस ऊपर ही आ जाए, वापस ऊपर आ जाए, तब डिस्टेंस कितना हुआ? टोटल पाथ लेंथ 60 जाने का, 60 आने का 120। बट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जहां से चला था वहीं आ गया। अब शॉर्टकट क्या होगा? शॉर्टकट कुछ होगा ही नहीं, जहां से चला वहीं आ गया। अब तो चलने की जरूरत ही नहीं, सबसे छोटा रास्ता क्या है? तो चलो ही मत आओ। तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो।
तो डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है? जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए, कॉन्साइड कर जाए। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। ठीक है। थर्ड, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, कैन बी जीरो। और यह क्लियर रखूंगा, और यह क्लियर रखिए। यस, ये देखिए इस केस में डिस्प्लेसमेंट आ रहा था 5, डिस्प्लेसमेंट आ रहा था 5 और डिस्टेंस आ रहा था 7। तो डिस्प्लेसमेंट आ रहा था 5 और डिस्टेंस आ रहा था 7, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है। इक्वल भी हो सकता है। देखिए अगर आप ओ से चलिए और एक बार रुक गया तो डिस्टेंस क्या होगा 60 और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा सेम 60। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा भी हो सकता है इस केस में। तो डिस्टेंस एक मैं लिखने वाला हूं, ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट और इक्वल का सिंबल है। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्ले है तो बड़ा होगा या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसी का रिवर्स, डिस्टेंस से छोटा या इक्वल या इक्वल है। किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में, डिस्प्लेसमेंट की एक यूनिक वैल्यू होती है, एक ही वैल्यू होती है, बट डिस्टेंस की कई वैल्यू हो सकती है। इसको समझते हैं। आपने ए से ही चलना है, सीट पर ही पहुंच रहा है। अब मैं रास्ता अलग चुनता हूं। अब मैं जाता हूं 6 मीटर, वापस आता हूं 4 मीटर और नीचे आता हूं 3 मीटर। तो डिस्टेंस कितना हुआ 6 प्लस 4, कितना हुआ 6 प्लस 4 10 और 3 नीचे आने का 30। डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अब भी वही इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में सबसे छोटेस्ट डिस्टेंस, यही स्ट्रेट लाइन होगा। तो देखिए अगेन फाइंड, तो डिस्टेंस तो मेरा सेम नहीं रहा बट डिस्प्लेसमेंट अगेन सेम है। तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस तो पाथ डिपेंडेंट है, अगर आप दूसरा रास्ता ले लिया तो डिस्टेंस बदल जाएगा, बट डिस्प्लेसमेंट एक यूनिक वैल्यू है क्योंकि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है और शॉर्टेस्ट पाथ तो दो पॉइंट्स के बीच सेम ही रहना, स्ट्रेट लाइन वाला पाथ। तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस है पाथ डिपेंडेंट, मतलब वो पॉइंट्स के चेंज होने से चेंज हो जाएगा, यूनिक नहीं है, नॉट यूनिक। यूनिक होता है एक समान, एक ही एक फिक्स वैल्यू। ये क्या है, और ये क्या है, ये यूनिक नहीं है, ये यूनिक है। ठीक है, एक लास्ट उत्तर लेते हैं जो यहां से आपका क्लियर हो चुका है। अभी मैंने देखा डिस्टेंस है पाथ डिपेंडेंट, क्या है पाथ, जैसे मैंने दूसरा रास्ता लिया डिस्टेंस की वैल्यू 30 आ गई, तो ये हमें पाथ की इंफॉर्मेशन देता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पाथ की इंफॉर्मेशन देता है। इंफॉर्मेशन अबाउट द पाथ, path, no information, no information। तो ये मैंने 6 करवा दिए हैं, 4 भी आपको लर्न हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बाकी तो 6 से 6 लर्न हो जाएंगे आपको। ये टेबल बहुत बार पूछे जाते हैं, टेबल वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, डिफरेंस वाले, स्पीड वेलोसिटी में, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में, तो यार ये तो 6 से 6 ही हो जाएंगे। लर्न होता है याद करना, ये तो समझ नहीं है, एक बार समझ आ गया तो टिक पर लिखना है आपको, ये होता है, ये कॉन्सेप्ट ये होता है। तो सच वीडियो पसंद आया होगा काफी आज आपको, जिन्होंने देख लिया उनके लिए स्लाइटली बोरिंग हो सकता है, बट फिर भी एक बार दोबारा से देख लीजिए क्योंकि वो रिदम में काम करेंगे। काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था इस 9th क्लास से, बहुत बच्चों का सोशल मीडिया पे भी कमेंट आया, काफी अच्छा फीडबैक मिला। तो 9th क्लास हमारी रेगुलर मेंटेन रहेगी एक्सेप्ट संडे, संडे को छोड़कर 9th क्लास में रेगुलर पढ़ाऊंगा आपको। टुडे इज 2nd जूनियर, तो रेगुलर आपको मिलेगा, तो बी इन टच। सारे वीडियो देखिए, कहीं वीडियो मुझे कमेंट डालिए, मैं रिप्लाई डाल दूंगा, और वीडियो पसंद है तो लाइक और दोस्तों से शेयर जरूर कीजिए ताकि अपने दोस्तों को भी वीडियो, चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब करना
ना भूलिए। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन।